हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 9 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के साथ बेटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की, जिनको हम लोगों ने इशू किया था एट पार। तो सबसे पहले इशू किया था एट पार पे, इसका क्या मतलब है कि आपने जो भी शेयर्स दिए थे बेटा, वो शेयर्स फेस वैल्यू पर दिए थे। आपने जो भी शेयर्स को इशू किया उसे फेस वैल्यू पर ही इशू किया था, इसे बोलते हैं एट पार। इस पर आपने कोई प्रीमियम चार्ज नहीं किया। अब बात करते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इसका मतलब क्या होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। चलो देखो बेटा, जब मैं बात करता हूं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की, तो फॉर फीचर का मतलब होता है जब जब मैं किसी के शेयर्स को कैंसिल करता हूं बेटा, कैंसिल करता हूं। अब कैंसिल करने का क्या मतलब है भाई, आपने पब्लिक के लिए ऑफर निकाला, पब्लिक ने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद उन्होंने आपने उनको शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। आपने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। अब होता क्या है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं इस केस में, अब आपने बोला कि भाई 10 रुपीज़ का एक शेयर है, इसे आपने 3 रुपीज़ देना है पहले एप्लीकेशन के ऊपर। आपने ये बोला, आपने बोला 2 रुपीज़ आपको देना है अलॉटमेंट पर, और बाकी के 5 रुपये आपको देने हैं कॉल्स में। आपने कुछ ऐसा बोला। अब एक एक इन्वेस्टर है बेटा, एक इन्वेस्टर है जिसने अप्लाई किया, एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया। डेफिनेट सी बात है, अगर बंदा अप्लाई करेगा, कोई भी पर्सन अगर अप्लाई करेगा तो वो एप्लीकेशन मनी तो भेजेगा, तो यहां पर तो कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आपने उसको शेयर्स अलॉट कर दिए, लेकिन अब अगली बार में उसने क्या किया, ये अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया आपको। ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आपने फिर वेट किया कि चलो शायद कॉल्स के साथ दे देगा, तो उसने यहां पर भी नहीं दिया। तो अब क्या होता है, अब इस केस में कंपनी के पास एक राइट होता है बेटा, कंपनी के पास एक राइट होता है जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से मेंशन्ड है कि उसके पास ये राइट होगा या नहीं होगा। तो ये राइट क्या बोलता है कि अगर आप चाहो तो इस पर्सन के इन शेयर्स को कैंसिल कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले इसको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। आप इसको पहले एक इंफॉर्मेशन भेज दोगे कि भाई आपने अपने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं, तो आप जल्दी से दे दो। इसने नहीं दिए, कॉल्स का भी टाइम आ गया, कॉल्स भी आपने कर लिया, आपने कॉल्स में भी इसको रिमाइंड करा दिया कि आपका अलॉटमेंट भी ड्यू है और कॉल्स भी अब ड्यू हो गई हैं। अब इसको आपने एक सफिशिएंट टाइम दिया, अगर इसने उस सफिशिएंट टाइम के अंदर अंदर आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया या आपको वो पैसा नहीं दिया, तो अब आपके पास एक राइट होता है कि आप चाहें तो इसको थोड़ा और टाइम दे सकते हैं, नहीं तो इसके शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं। मान लो आपने इसको 100 शेयर्स दिए थे बेटा, तो आप क्या करोगे, इसके 100 शेयर्स जो इसको दिए थे वो कैंसिल कर दोगे, और जितना भी पैसा इसने अभी तक इन शेयर्स पर दिया, कितना पैसा दिया हुआ है, 3 रुपीज़ पर शेयर दिया हुआ है, राइट। तो यानी ये जो 300 रुपीज़ आपके पास आया हुआ है, ये अब इसको आप वापस नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको ये पैसा वापस नहीं करेंगे। ये जो पैसा होगा ये फॉरफिट हो गया बेटा, ये हमने जब्त कर लिया, अपने पास ही रख लिया, कंपनी का हो गया अब ये पैसा। अब इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो ये 300 रुपये दिया हुआ है 100 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से, अब इसके पास ना तो वो 300 रुपये वापस आएगा और ना ही अब इसके पास कोई शेयर्स होंगे बेटा। तो इसको यहां पर एक नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहां पर डिफॉल्ट किया है, नोटिस देने के बावजूद भी पैसा नहीं दे रहा। तो ये जो पैसा, अब ये जो पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया, इसके बदले में शेयर्स भी नहीं दिए, तो इसको बोलते हैं बेटा फॉर फीचर। हमने इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया और ये पैसा भी अब इसको वापस नहीं देने वाले, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया फॉर फीचर का। अब फर्दर आगे जाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, इन शेयर्स को किसी और को बेच सकते हैं। हमने बोला कि भाई ये शेयर्स हैं, किसी और को लेने हैं तो ले सकता है, तो वो हम बाद में किसी और को शेयर्स को दे सकते हैं, जिसको हम लोग री इशू कहते हैं। इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं बेटा, री इशू। इसको हम लोग आगे जाकर डिटेल में समझेंगे, राइट। तो बेसिक आपको फॉर फीचर समझ में आ गया, क्या मतलब है, जब हम लोग किसी भी शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, किस वजह से, उनके पैसा पूरा ना देने की वजह से, राइट। तो चलिए अब इसी के बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। देखिए अब अपना क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सेज अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो यहां पर क्या बोला गया कि अल्फा लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स जो कि इक्विटी के शेयर्स हैं उनको इशू किया है पब्लिक को, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। वो एट पार है, एट पार का मतलब आपने 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ में दिया है। अब इसको कैसे दिया गया, तो चलो इसका एक समरी बना लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर साथ साथ हम लोग इसकी समरी भी डिस्कस कर लेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बोला कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है बेटा, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, जिसमें
एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़, ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ एंड ऑन सेकेंड कॉल 2 रुपीज़। 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़। तो यहाँ पर 2 रुपीज़ आ गया हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर, 3 रुपीज़ होगा बेटा मेरे पास अलॉटमेंट के टाइम पर, फिर 3 रुपीज़ होगा हमारा फर्स्ट कॉल के टाइम पर, और फाइनल कॉल में हमारे पास अगेन 2 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल कॉल। तो इस तरह से पब्लिक को पैसा देना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलो आगे देखते हैं। गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स। अब यहाँ पर एक पर्सन है गणेश, यहाँ पर लिख लेते हैं इसका नाम, ये है गणेश। इनके पास अब 100 शेयर्स हैं बेटा, इस इन्वेस्टर के पास 100 शेयर्स हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला है पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द 4 फीचर ऑफ शेयर। अब हमें 4 फीचर ऑफ शेयर्स के लिए जनरल एंट्रीज को पास करना है, और इन केसेस के अगेंस्ट में हमें इन केसेस को ध्यान में रख करके जनरल एंट्रीज को अलग अलग पास करना है। तो चलो हम केस वाइज केस पढ़ेंगे बेटा, और एक एक केस को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की। केस 1 में बोल रहा है इफ गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। इसका मतलब क्या हुआ? तो चलो देखो, केस 1 की अगर मैं बात करूं तो केस 1 में गणेश ने अप्लाई किया था बेटा 100 शेयर्स के लिए, हमने इसको 100 शेयर्स दे दिए। यहाँ पर इसने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने इसको 100 शेयर्स अलॉट कर दी, तो इसका ये एप्लीकेशन का 2 रुपीज़ आ गया। अलॉटमेंट पर इसने ये पैसा नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट पर उसने मनी पे नहीं किया, और इमीडिएटली का मतलब अलॉटमेंट के जस्ट बाद हमने उसको रिमाइंड कराया भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दो। उसने अलॉटमेंट का पैसा फिर भी नहीं दिया, तो हमने क्या कर दिया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया बेटा, यहीं पर कैंसिल कर दिया। हमने अगली कॉल्स ही नहीं करी इसको, हमने यहीं पे इसके शेयर्स कैंसिल कर दिए, राइट। तो ये केस हुआ। अब इस केस में देखो क्या होगा, अब देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा इस केस में क्या होगा। अब यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर अब आपको इसके शेयर्स को कैंसिल करना है। शेयर्स को कैंसिल करने का मतलब क्या है बेटा? शेयर्स को कैंसिल करने का मतलब है कि अब आपने जो शेयर कैपिटल में इसका शेयर्स की वैल्यू डाल दी थी वो भी वापस हो जाएगी, राइट। आप क्या करते हो स्टार्टिंग में, आप क्या करते हो, जब आप किसी को शेयर्स अलॉट करते हो तो आप अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर देते हो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो नहीं करते? यस। तो शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट किया हुआ था इसके शेयर से भी, तो उसमें इसके 100 शेयर्स भी थे। अब क्योंकि आप इसके शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो, अब इसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, तो वहां पर अब आपकी कैपिटल कम हो जाएगी बेटा, वो आपकी शेयर कैपिटल को कम करना पड़ेगा आपको 100 शेयर से, क्योंकि आप इसके शेयर्स कैंसिल कर रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसके लिए जितनी भी हमारी शेयर कैपिटल कम होगी उसको डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, तभी कम हो पाएगी। और कितने रुपए से ये डेबिट होना है, कितने रुपए से डेबिट होना है, देखो आप समझो बेटा, हम लोग कैसे एंट्रीज करते हैं इसकी, हम लोग कैसे एंट्रीज करते हैं, जब हमारे पास एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन के साथ हम क्या करते हैं, हम इसके 2 रुपीज़ कैपिटल में डाल देते हैं। मैंने 2 रुपीज़ इसके कैपिटल में डाल दिए क्योंकि हमने इसको अलॉट कर दिया। फिर हम जब अलॉटमेंट की कॉल करते हैं, हमने इसको अलॉटमेंट ड्यू किया था बेटा, जब आप याद करो, जब हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तब हम लोग कौन सी जनरल एंट्री करते हैं, तब हम क्या जनरल एंट्री करते हैं, चलो एक बार मैं रफ में लिख करके दिखा देता हूँ आपको। जब हम लोग अलॉटमेंट करते हैं बेटा, तो अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग लिखते हैं शेयर allotment account debited to share capital account, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही तो हम लोग करते हैं जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। तो इस केस में आपने 100 शेयर्स वाले को 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ड्यू किए, तो यानी आपने 300 रुपीज़ इसको ड्यू किए थे। कब ड्यू किए थे बेटा? अलॉटमेंट पर। यानी आप एप्लीकेशन के टाइम पर ऑलरेडी इसके कैपिटल में 2 रुपए डाल चुके हो, राइट, 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डाल चुके हो। अब 3 रुपीज़ आपने और इसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, यहां पर ये डाल दिए 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसका कैपिटल और बढ़ा दिया। तो टोटल आपने इसकी कैपिटल में इस पूरे 10 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ डाल चुके हो आप इसके कैपिटल में? तो 5 रुपीज़ डाल चुके हैं।
₹5 हम लोग इसके कैपिटल में बेटा डाल चुके हैं। आ गई आपको बात समझ में? एक तो ₹2 एप्लीकेशन के टाइम पर डाले थे और ₹3 आपने कब डाले? जब आपने इस अलॉटमेंट को ड्यू किया था और ये एंट्री करी थी। इस एंट्री का क्या मतलब है कि भाई अब हमने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया और इस कैपिटल को बढ़ा दिया। हमने इस कैपिटल को इस ₹3 से बढ़ा दिया था बेटा, ₹3 इंटू 100 करके ₹300 से हमने यहां पर इसको बढ़ा दिया। तो यहां पर मेरी शेयर कैपिटल अब ₹2 और ₹3 ₹5 से बढ़ चुकी है। ठीक है, बट अब हो क्या रहा है, अब ये शेयर्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं। क्योंकि ये शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं तो अब मुझे वापस ₹5 के हिसाब से इस शेयर कैपिटल को कम भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स कैंसिल हो गए। शेयर कैपिटल तो मेरी शेयर से ही बनेगी ना बेटा, अगर शेयर्स ही नहीं है तो फिर कैपिटल कम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? अगर मैंने शेयर्स ही कैंसिल कर दिए तो मेरी ये कैपिटल भी तो कम हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस कैपिटल को वापस रिवर्स कर दूंगा। अब इस कैपिटल को रिवर्स करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं। और कितने रुपए से मैंने इन शेयर्स की कैपिटल बढ़ाई थी? ₹5 से। तो इसका मतलब 100 शेयर्स का ₹5 का मतलब ₹500 से मैं इस कैपिटल को अगर डेबिट कर दूंगा तो ये कैपिटल कम हो जाएगी मेरी। यहां पर ये कैंसिल हो गया, यहां पर शेयर्स इसका टू। अब मुझे ये कहां पर देना है पैसा? क्या मैं इसको रिफंड कर रहा हूं? जी नहीं, मैं इसको रिफंड तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रिफंड नहीं कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो बड़ा ध्यान से समझना है बेटा इस एंट्री को। यहां पर आपके पास जितना पैसा आया हुआ है बेटा, आपके पास जितना पैसा आया हुआ है वो तो आपने फॉरफिट कर लिया, नहीं कर लिया? वो तो आपने जब्त कर लिया पैसा, राइट? हम क्या कर रहे हैं यहाँ, फॉरफिचर कर रहे हैं। तो फॉरफिट आप किसको करोगे? क्या पूरे ₹5 को फॉरफिट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ₹3 तो इसने भेजा ही नहीं ना बेटा, ₹3 तो इसने भेजा ही नहीं। उससे पहले ही हमने इसकी कैपिटल में पैसा डाल दिया था इसके नाम पर, राइट? तो आज हम लोग जब कैपिटल को रिवर्स कर रहे हैं तो पूरे ₹500 से कर रहे हैं। आपको अगर यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं आपको एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ। आपने जब स्टार्ट किया था बेटा तो आपके पास इस 100 शेयर्स के बैंक अकाउंट में पैसे आए थे। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था कितने से? ₹2 100 शेयर्स के हिसाब से, यानी ₹200 से। ₹200 हमारे पास आए थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। आप इसी तरह से एंट्री करते हो बेटा। तो ये आपके पास स्टार्टिंग में आए होंगे, मैं आपको इसलिए शुरू से बता रहा हूं ताकि आप उसको लिंक करा सको। तो चलो ये हुआ था। इसके बाद हम क्या करते थे बेटा, हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया ₹200 से और इस पैसे को कहां डाल दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल दिया ₹200। अब देखो, अब शेयर कैपिटल में ₹200 आ चुके हैं। यहां पर मेरा एप्लीकेशन का काम हुआ जब मेरे पास बैंक में ₹200 आए और मैंने कैपिटल को भी ₹200 से बढ़ा दिया, ट्रांसफर कर दिया था यहां पर एप्लीकेशन मनी। इसके बाद अब मैंने यहां पर क्या किया, ये ₹3 की अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया बेटा, 100 शेयर्स पर ₹3। तो यहां पर ₹300, ये ₹300 से मैंने इसको ड्यू कर दिया बेटा। आ गई बात समझ में? तो ये मेरा ड्यू हुआ, तो यहां पर भी मैंने शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। इसी तरह से तो आप एंट्री करते हो ना। तो आपने टोटल शेयर कैपिटल में ₹500 डाले थे, ₹200 यहां पर, ₹300 यहां पर। तो वो ₹500 तो आपने रिवर्स कर दिया, अब कैपिटल का पार्ट नहीं रहे। लेकिन इस 200 और इस 300, इन दोनों में से अब पैसा आपके पास रिसीव कौन सा हुआ है? क्या ये पैसा रिसीव हुआ? नहीं हुआ। यहीं पर तो उसने डिफॉल्ट किया, यही तो उसने पैसा नहीं दिया, इसी वजह से तो हम इसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैसा हमारे पास नहीं आया। हमारे पास क्या आया था? हमारे पास सिर्फ ये ₹200 ये बैंक में आए थे, ये सिर्फ ₹200 आए थे। तो आप कितने पैसे को जब्त कर सकते हो, कितने पैसे को फॉरफिट कर सकते हो? तो सिर्फ जो मेरे पास आया मैं उसी को अपने पास रख सकता हूं, तो 200। तो यहां पर आपका एक अकाउंट बन जाएगा बेटा, अकाउंट बन जाएगा शेयर फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या बता रहा है कि आपने इस पर्सन के कितने पैसे आए हुए थे जो कि अपने पास रख लिए। ठीक है, शेयर्स के नाम पर इसके कितने पैसे आए हुए थे जो आपने फॉरफिट कर लिए। तो भाई कितने आए हुए थे सर? ₹200 आए हुए थे हमारे पास सिर्फ 200 ही रुपए आए थे। ये अगला ₹300 हमने जब मांगा तो इसने नहीं दिया था। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ इतने ही आए थे। तो बाकी का जो ₹300 है वो क्या हुआ? वो तो मेरा अलॉटमेंट में ही रह गया ना बेटा, वो तो मेरा अलॉटमेंट में ही रह गया, वो अलॉटमेंट में ड्यू ही रह गया, वो मेरा इसी अकाउंट में पड़ा रह गया। अब या तो मैं इसको एज इट इज लिख दूं, या तो मैं इसको लिख दूं शेयर अलॉटमेंट में पड़ा हुआ है वो पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो आया ही नहीं। और इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस एंट्री के अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? मैं इसको
कॉल्स इन अरियर में भी डाल सकता हूं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में भी मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा अभी अलॉटमेंट नहीं आया, ये जो अलॉटमेंट मेरा नहीं आया, तो मैंने इसको कॉल्स इन अरियर में डाल दिया था। ठीक है, अगर मैंने कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाया हुआ है तो मेरी एंट्री ये हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाने के लिए मना किया है तो मेरी एंट्री ये हो जाएगी। तो ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी, ये वाला भी ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज आ जाएगी, या तो शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हो या कॉल्स इन लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है बेटा। आप अगर आपको क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हो, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोल देता है कि आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट अलाउड नहीं है, तब आपको ये नहीं लिखना, तब आपको सिर्फ अलॉटमेंट लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज टू बी क्रिएटेड, तो आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट ही लिखना, तब ये नहीं लिखना। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं बोला तो देन यू आर ओपन, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, आपके उस सॉल्यूशन के मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा। ठीक है, तो ये पहला केस समझ में आ गया आपको। तो फर्स्ट केस में हमने किया, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया 500 रुपीज से, और शेयर फॉरफीचर जिसमें हमारे पास जितना पैसा आया था हमने उसको यहाँ पर जब्त कर लिया, हमने इसको फॉरफिट कर लिया, 200 रुपीज अपने पास रख लिए, और बाकी का पैसा कॉल्स इन अरियर में रह गया जो कि आया ही नहीं था। राइट, तो ये हमने पहले डिटेल में केस 1 समझा। चलो अब इसी अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग आगे के केसेस को भी करते हैं। अब देखिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा। केस 2 क्या बोलता है, चलो केस 2 को पहले समझते हैं। Case 2 says Ganesh failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। अब यहां पर क्या बोल रहा है, देखो इसने बोला, केस 2 में क्या बोला कि इसने अप्लाई तो कर दिया था। अप्लाई कितने के लिए किया था बेटा, अप्लाई किया था गणेश ने 100 शेयर्स के लिए। गणेश ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसमें उसने एप्लीकेशन का तो डेफिनेट सी बात है पैसा भेजा था, अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं भेजा, अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं भेजा। लेकिन कंपनी ने इसको जल्दबाजी में कैंसिल नहीं किया बेटा, कंपनी ने इसको और टाइम दिया। कंपनी ने इसके पास एक नोटिस तो भेज दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो भी पैसा नहीं आया तो उसने फिर अगली कॉल कर दी बेटा। तो उसको फर्स्ट कॉल कर दी, हमने बोला कि चलो ठीक है, आप अलॉटमेंट नहीं दे पाए तो चलो आप फर्स्ट कॉल के साथ दे दो वो पैसा भी, और फर्स्ट कॉल भी ड्यू हो गई अब आपकी। तो आपने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल को भी ड्यू कर दिया बेटा, फर्स्ट कॉल को भी ड्यू कर दिया, लेकिन गणेश ने इसके भी पैसे नहीं दिए, इसके भी पैसे नहीं दिए। अब क्या हुआ, अब कंपनी का पेशेंस खत्म हो गया, तो कंपनी ने इसको यहीं पर इसको फॉरफिट कर दिया। तो अब कंपनी ने अलॉटमेंट पर नहीं किया था फॉरफिट बेटा, उसने फर्स्ट कॉल भी कर दी, और फर्स्ट कॉल करने के बाद जब पैसा नहीं आया तब इस कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या हिसाब बना इसका, तो अब देखते हैं जरा इसका क्या हिसाब बनेगा। तो आपने यहां पर अगर समझेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अब आपको यहाँ पर शेयर्स को कैंसिल करने के लिए ये जो शेयर कैपिटल है उसको कम करना है बेटा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब ये शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छे से बात याद रख लो, शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट कम होगा जितना हम इस शेयर होल्डर से, इस इन्वेस्टर से कॉल कर चुके हैं, जितना पैसा हम लोग मांग चुके हैं वो पैसा हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट बन चुका था, इसलिए हम उतने ही पैसे को कम करेंगे। तो हमने 2 रुपीज़ पहले इसके रिसीव कर लिए थे, ये हमारे पास आ गए, हमने फिर 3 रुपीज़ मांगे, इसने नहीं दिए, फिर हमने दोबारा से 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के अंदर भी मांगे, उसने ये भी नहीं दिए। तो मैं टोटल मैं उसकी शेयर कैपिटल में कितना पैसा डाल चुका हूं। जब जब हम लोग ये पैसे मांगते हैं, जब जब हम लोग ये अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल को जब हमने ड्यू किया होगा बेटा, तो ड्यू करते समय हम हमेशा शेयर कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि अलॉटमेंट जब मैंने ड्यू करी तो उसके शेयर कैपिटल को बढ़ाया। इसी तरह से जब मैं फर्स्ट कॉल करूंगा तो फिर से मैं इनके शेयर कैपिटल को उस अमाउंट से बढ़ा दूंगा बेटा। ठीक है, तो ये हम लोग अब अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसका मतलब मैंने अभी तक जो शेयर कैपिटल में इसका अमाउंट डाला है वो 2 + 3 5 और 5 और 3 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ तक का अमाउंट मैं कैपिटल में एडजस्ट कर चुका हूं बेटा, मैं कैपिटल में डाल चुका हूं। अब क्योंकि मैंने ये सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए तो मुझे यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, उस 8 रुपीज़ को वापस रिवर्स करना पड़ेगा, और शेयर कैपिटल को 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स के लिए
डेबिट करना पड़ेगा। यानी कितने शेयर्स के लिए कर दिया बेटा, तो 100 शेयर्स इंटू 8 रुपीज़। तो आई होप आपको ये 8 रुपीज़ समझ में आ गया। यहाँ तक की मेरी कॉल्स हुई थी बेटा, और यहाँ तक की कॉल्स में टोटल 8 रुपीज़ मैंने इनसे मांगे थे जो इनके शेयर कैपिटल में बढ़ाए थे। तो वो अब मुझे इसको 800 रुपीज़ से वापस करना है, डेबिट कर दिया मैंने। ठीक है, तो 800 रुपीज़ मैंने यहाँ पर इसको वापस डेबिट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपके पास कितना पैसा आया, आपके पास कितना पैसा आया, तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब आपके पास कितना पैसा आया था जो आपने फॉरफिट कर लिया, तो आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई थी बेटा, 2 रुपीज़ का ही अमाउंट आया था। तो यानी आपके पास सिर्फ 200 रुपीज़ आए थे जिसको आप फॉरफिट कर सकते हो, राइट। सिर्फ आपने 2 रुपीज़ को ही फॉरफिट किया। अब कौन कौन सा पैसा आपके पास नहीं आया, तो यहाँ पर एक सिंपल आंसर अगर आपने देना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास जो भी पैसा बच गया वो आपने कॉल्स इन अरियर में डाला होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, यानी यहाँ पर 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ आपके पास नहीं आया होगा बेटा। ठीक है, 800 रुपये आपने इनके कैपिटल में डाला था, जिसमें से सिर्फ 200 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पर आया। बाकी का ये 6 रुपीज़, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट और 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का आपके पास नहीं आया, तो वो हमारा कॉल्स इन अरियर में चला जाएगा। तो बस बेटा ये काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर अब एक नरेशन भी लिखते हैं। तो बीइंग 100 shares forfeited for not paying allotment and first call। तो ये हमारा एक नरेशन का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बेटा एक एंट्री को करके दिखाना है जब आपको फॉरफीचर की बात करेगा। आई होप आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या था, अगर मैं यहाँ पर कॉल्स इन अरियर नहीं लिखना चाहता तो मैं क्या एंट्री कर सकता था, और करके एक बार दोबारा से लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लिखते बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर 800 रुपीज़ से आप इसको कैपिटल को डेबिट कर रहे हो, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200, क्योंकि आपके पास 2 ही रुपीज़ आए थे तो वही आपने फॉरफिट किए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इस तरह से कर करके आप यहाँ बता दो। अलॉटमेंट पर आपको 300 रुपीज़ मिलना था, 3 रुपये के हिसाब से 100 शेयर्स का, और 3 रुपीज़ 100 शेयर्स का आपको फर्स्ट कॉल में मिलना था। तो इस तरह से भी आप अपनी एंट्री को प्रेजेंट कर सकते हो, और सेम नरेशन आप यहाँ पर डाल दोगे तो आप इन दोनों में से किसी भी एक एंट्री को यहाँ पर शो कर सकते हो बेटा। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये केसेस समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस 3 आपको मैं इस बार अभी थोड़ा सा स्लो करा रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत स्लो कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास केस 3 में गणेश के पास 100 शेयर्स हैं बेटा, 100 शेयर्स। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ गणेश फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल and on his subsequent failure to pay the second and final call his shares were forfeited। तो देखिए इस केस में क्या हुआ, यहां पर गणेश ने अप्लाई किया, उसने पैसा यहां पर भेजा हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने कब पैसा नहीं दिया, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, पहले तो फर्स्ट कॉल नहीं दी, और फिर सब्सिक्वेंटली उसके बाद उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया था बेटा, हमें इस बार हमें अलॉटमेंट का पैसा दिया था, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, हमने वेट किया, फाइनल कॉल करी, फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं आया, उसके बाद फिर हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अब देखो यहां पर केस क्या हुआ, इसने एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों कॉल्स हमारी नहीं आई, और उसके बाद हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, तो पहली एंट्री क्या होगी हमारी पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कितना अमाउंट आप इसके कैपिटल में डाल चुके हो आपको वो देखना है। तो बहुत ध्यान से, जितनी भी आप कॉल्स कर चुके हो वो सारा अमाउंट आप इसकी शेयर कैपिटल में डाल चुके होते हो। पैसा आए या ना आए वो बाद की बात है, लेकिन मैंने अगर ये सारी कॉल्स कर ली थी तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 10 रुपीज़ मैं इनके कैपिटल में डाल चुका हूं। तो यानी
100 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ यानी 1000 रुपीज़ मैं इनके कैपिटल में डाल चुका हूँ बेटा। तो यहाँ पर इसके कैपिटल में 1000 रुपीज़ मुझे अब कम करना पड़ेगा, राइट। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब हमारे पास कितना पैसा आया हम उसकी बात करते हैं। टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब हमने इसके कितने पैसों को फॉरफिट कर लिया बेटा। तो जितना पैसा मेरे पास आया होगा मैं उतना ही तो पैसा फॉरफिट कर पाऊंगा, उतना ही तो पैसा जब्त कर पाऊंगा इसका। तो मेरे पास इसने कितना पैसा भेजा था, इसने 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे भेज दिए थे और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर भी भेज दिए। तो कुल मिलाकर के इसने मुझे 5 रुपीज़ भेज दिए हैं बेटा। तो ये जो 5 रुपये मेरे पास आ गए हैं इसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं फॉरफिट कर रहा हूँ। ये मैं अपने पास रख रहा हूँ, इसको जब्त कर लिया मैंने। तो 5 रुपीज़ 100 शेयर्स के हिसाब से यानी 500 रुपीज़ इसने अभी तक मुझे पे किया था, वो मैंने पूरा का पूरा फॉरफिट कर लिया। और कितना ऐसा पैसा है जो मेरे पास नहीं आया था वो कॉल्स इन अरियर में चला जाएगा। तो वो मेरा चला गया कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। और कितना पैसा ऐसा है जो इसने नहीं दिया, 3 + 2 यानी फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज़ नहीं दिए और फाइनल कॉल पर 2 रुपीज़ नहीं दिए। तो टोटल 500 रुपीज़ इसने मुझे यहाँ पर नहीं दिए। तो बस यहाँ पर आपका ये एंट्री खत्म हो गया। तो आपने बोला बीइंग 100 शेयर्स forfeited for non-payment of first and second and final call। तो इस तरह से करके आप एक नरेशन बनाएंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो यहां पर हमारे पास संगीता लिमिटेड की बात करी गई है जिसने कितने की एप्लीकेशंस को इनवाइट किया इशू करने के लिए, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को इनवाइट किया और उस पर 10 रुपीज पर शेयर मांग रही। तो चलो हम इसकी साथ साथ समरी बनाएंगे बेटा। तो यहां पर हमें बोला गया है बेटा कि 60,000 शेयर्स को इशू किया। तो इशूड कितने हुए हमारे, 60,000 शेयर्स को ऑफर किया हमने पब्लिक को जो कि हमें इशू करना है, राइट। और एक शेयर की वैल्यू हमें बोली गई है 10 रुपीज़ की। और यहाँ पर ये जो 10 रुपीज़ की वैल्यू है वो एट पार है यानी इस पर हम कोई प्रीमियम चार्ज नहीं कर रहे हैं। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोस। यहाँ पर देखो अमाउंट कैसे पेबल है, एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल पर 5 रुपीज़ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपीज़। तो यानी आपने सबसे पहले इनसे एप्लीकेशन पर ले लिए 2 रुपये बेटा। तो ये 2 रुपीज़ हमारे पास आ गए एप्लीकेशन के। अलॉटमेंट पर आपने 3 रुपीज़ मांगे इनसे, तो यहाँ पर आपके पास अलॉटमेंट के पैसे आने हैं। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बाकी का जो 5 रुपए थे वो आ गए। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस 10 रुपीज़ को पब्लिक से मांगने का सोचा, ठीक है। तो हम इस तरह से मांगेंगे। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं, लोगों ने जो अप्लाई किया है बेटा, अप्लाइड वो 92,000 शेयर्स के लिए किया। जबकि हमें कितने इशू करने हैं, हमें सिर्फ 60,000 शेयर्स को इशू करना है। ये 60,000 शेयर्स को ही इशू करना है, जबकि 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मेरे पास पब्लिक ने भेज दी है। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, अब देखो यहां पर क्या करना है। आप 60,000 से ज़्यादा यानी 60,000 से ज़्यादा की एप्लीकेशंस को आप नहीं बेटा अलॉट कर सकते। आप 60,000 के ही शेयर सिर्फ अलॉट करेंगे। बाकी 92,000 में जितने एक्सेस आ गए हमारे पास, उन्हें या तो हम पैसा रिफंड कर देंगे या फिर उनको कुछ कम शेयर्स देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। उसने क्या किया है, ए बी और सी बेटा 3 कैटेगरीज बना दी है। इसने क्या किया, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी जिसको नाम दिया गया है ए कैटेगरी, वो कौन लोग हैं जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी थी और हमने उसको पूरे के पूरे शेयर्स दे दिए। इसका मतलब जो कैटेगरी ए वाले हैं बेटा, इन्होंने अप्लाई किया था 40,000 शेयर्स के लिए और हमने इनको अलॉट भी कर दिए 40,000। यानी ए कैटेगरी वालों को तो जो मांगा वो मिल गया बेटा। अब बात करते हैं बी कैटेगरी वालों की। बी कैटेगरी वालों को क्या बोला गया है, टू एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स 40% ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने
50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी थी, 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मांगे थे, हमने उनको सिर्फ 40% ही दिए, 40% दिए उनका, 40% यानी 20,000 शेयर्स ही हमने इन्हें अलॉट किए हैं बेटा। ठीक है, 50,000 इन्होंने मांगे थे, हमने उनको 20,000 रुपए, 20,000 शेयर्स दिए बेटा, बस। तो यहां पर हम लोगों ने किया। फिर इसके बाद कैटेगरी सी की भी बात की गई है क्वेश्चन में। कैटेगरी सी का क्या बोला है, ये वो एप्लीकेंट्स है जिन्होंने 2000 शेयर्स की एप्लीकेशंस भेजी थी, हमने उनको कुछ नहीं दिया बेटा। तो यहां पर 2000 शेयर्स की एप्लीकेशंस भी आई थी जिसको हमने कुछ नहीं दिया बेटा, नील, कुछ नहीं दिया हमने इनको। तो बस ये तीन कैटेगरीज हमारे डायरेक्टर्स ने यहां पर बनाई हैं। टोटल अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो यहां पर 92,000 एप्लीकेशंस आई थी बेटा, 92,000 के लिए आई थी, और मैंने जो अलॉट किए हैं वो 60,000 शेयर्स ही अलॉट किए। तो इस तरह से ये हमारी तीन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 92,000 शेयर्स का और 60,000 का ब्रेकअप है। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई, यहां तक की क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ₹1,08,000 was realized on account of allotment। allotment के टाइम पर आपको कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, कितना पैसा मिला, जो आपके अकाउंट में आया वो था 1,08,000 रुपीज। 1,08,000 रुपीज आपको कब मिला, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट बेटा, ये वाला अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पर जो आपके जेब में पैसा आया वो आया 1,08,000 रुपीज, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। इसमें वो अमाउंट नहीं है जो कि आपको एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मिल गया। ये एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या मतलब है, चलो एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा क्या हुआ होगा, हमारे पास जो टोटल पैसा आया, जो हमारे पास एप्लीकेशन में टोटल पैसा आया, वो कितने शेयर्स के लिए आया था, वो टोटल 92,000 शेयर्स के लिए मेरे पास एप्लीकेशन आई थी। तो मुझे यहां पर 92,000 शेयर्स वालों ने ₹2 के हिसाब से काफी सारा पैसा भेज दिया बेटा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कितना पैसा रिसीव हो गया होगा, तो यहां पर सर मेरे पास हो गया होगा 1,84,000 रुपीज। 1,84,000 रुपीज मुझे यहां पर एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव हुआ था, बट मैंने तो सिर्फ 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को अलॉट किया है। तो मैंने जो शेयर्स दिए हैं बेटा वो कितने के दिए हैं, हमने सर शेयर्स दिए हैं 60,000 शेयर्स इंटू 2 एप्लीकेशन के काट करके, यानी मैंने 1,20,000 रुपीज की वैल्यू के ही शेयर्स इशू किए बेटा। जबकि पैसे कितने के आए थे, 1,84,000 के आए थे। तो बाकी के अमाउंट का हमने क्या किया, हमने सामान दिया उनको, हमने जो शेयर्स दिए उनको वो 1,20,000 रुपए के दिए, जबकि उन्होंने हमें पैसा दिया है 1,84,000। तो यहां पर क्या हुआ होगा, देखो अगर मैं पहले कैटेगरी की बात करूं तो 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनको अलॉट हमने 40 कर दी, तो इन्होंने तो जितना पैसा भेजा हमने उतने पैसों के इनको शेयर्स दे दिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने मुझे 50,000 शेयर्स के लिए पैसे भेजे थे, 50,000 शेयर्स के हिसाब से इन्होंने मुझे पैसा भेजा था बेटा, और हमने इनको अलॉट कितने किए हैं, सिर्फ 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स के हिसाब से ही पैसे मुझे काटने चाहिए थे। ठीक है, तो अब अभी मेरे पास इनका एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, कितने शेयर्स पर, 30,000 शेयर्स का। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है बेटा। चलो ठीक है, अब कितना पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ हम लोग बात करते हैं। एक बार सी कैटेगरी को पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। सी कैटेगरी वालों ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यानी इन्होंने ₹2 के हिसाब से मेरे पास 4,000 रुपीज भेजा था बेटा। यहां पर मेरे पास जो 4,000 रुपीज आया था, इनको मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा, इन 2,000 शेयर्स वालों को तो रिफंड कर दूंगा पैसा। इनको तो मैंने सीधा सीधा हाथ जोड़ दिया कि सॉरी भैया, आप लोगों के लिए शेयर्स नहीं बच पाए हैं, ऑलरेडी हम लोग सारे इशू कर चुके हैं, तो हम आपका पूरा पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो ये जो 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी, इनके ₹2 के हिसाब से 4,000 रुपये मैंने इनको वापस रिफंड कर दिए होंगे। ये बात तो खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, अब हमें यहां पर कैटेगरी बी में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आया था। तो देखो कितना अमाउंट आया था, चलो एक बार बी कैटेगरी की वर्किंग एक बार आप समझ लें। इस तरह की वर्किंग बेटा आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में सब जगह मिलेगी, तो बहुत जरूरी आप इसको डिटेल में समझ लें। अब देखो बी कैटेगरी वालों ने अप्लाई किया था बेटा, अप्लाइड, और एप्लीकेशन पर जो मनी भेजी थी, अप्लाई किया था इन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनका एप्लीकेशन अमाउंट आया था मेरे पास, वो कितना आया था,
50,000 शेयर्स के हिसाब से 2 रुपीज यानी 1 लाख रुपीज। मेरे पास इसका 1 लाख रुपया आया हुआ है बेटा, ठीक है। मैंने इनको इशू कितने के किए हैं, मैंने इनको इशू किए हैं सिर्फ 20,000 शेयर्स इंटू 2 दैट इज 40,000 रुपीज के शेयर्स ही मैंने इनको इशू किए हुए हैं। ध्यान से देखो बेटा, मैंने इनको 40,000 रुपीज के ही तो शेयर्स इशू किए हैं, जबकि इन्होंने मुझे कितने पैसे भेजे हुए हैं, 1 लाख। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है, मेरे पास कुछ एक्सेस अमाउंट आया हुआ है बेटा, एक्सेस अमाउंट आया हुआ है कैटेगरी बी वालों का। तो कितना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, क्योंकि मैंने इनको सिर्फ 40,000 शेयर्स के ही 40,000 रुपीज के ही शेयर्स दिए हैं और इन्होंने मुझे 1 लाख रुपए भेजा था। तो यानी 1 लाख माइनस 40,000 जिसका मैंने इनको सामान दे दिया, शेयर्स दे दिए, अभी भी मेरे पास इनके 60,000 रुपीज बचे हुए हैं बेटा। ये मेरे पास इनका एक्सेस अमाउंट आया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनका जो भी एक्सेस अमाउंट है ये तो मुझे रिफंड करना है, इसका तो मुझे कुछ नहीं कर सकता मैं, इनको तो मुझे पैसा पूरा का पूरा वापस देना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास जो एक्सेस अमाउंट आया वो 60,000 रुपीज का आ गया। तो चलिए अब ये तो होगी बात एप्लीकेशन की, हम अब बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पर आते हैं। अलॉटमेंट पर आपने क्या किया बेटा, देखो अलॉटमेंट पर कैटेगरी ए वालों की पहले बात करूं तो कैटेगरी ए वालों को आपने बोला कि लाओ जी 40,000 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपीज दे दो। कितना पैसा देना था इनको, 1,20,000 रुपीज देना था। इन्होंने आपको 1,20,000 रुपीज देना है, ठीक है। अलॉटमेंट पर आपने इनको ड्यू करा। बी कैटेगरी वालों को आपने क्या बोला बेटा, बी कैटेगरी वालों को आपने बोला कि लाओ जी 20,000 शेयर्स का 3 रुपया दे दो। तो टोटल कितना पैसा मांग रहे हो आप इनसे, 60,000 रुपीज मांग रहे हो। आप इनसे कितना पैसा मांग रहे हो बेटा, 60,000 रुपीज मांग रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस बी कैटेगरी में होते, अगर आप इस बी कैटेगरी में आते तो आप मुझे क्या बोलते, आप कंपनी को क्या बोलते। तो बेटा आप मुझे बोलते कि सर हमारा 60,000 रुपया तो पहले से ही आपके पास एक्सेस अमाउंट के रूप में आया हुआ एप्लीकेशन का, पहले उसका हिसाब तो बताओ। भाई हमने आपको 1 लाख रुपया दिया था, आपने उसके बदले में सिर्फ 40,000 के ही तो शेयर्स दिए हैं, बाकी का 60,000 रुपया कहाँ है हमारा। तो हमने बोला ठीक है, ओके समझ गए, हम आपसे ये 60,000 रुपये अब नहीं लेते, हम आपके पहले वाले जो 60,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं हम उनको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। तो अब यानी बी कैटेगरी वाले मुझे कुछ नहीं देंगे, बी कैटेगरी वालों का पैसा तो मेरे पास पूरा का पूरा 60 का 60,000 पहले से ही आया हुआ है, तो मुझे अब इन्होंने कुछ नहीं देना। तो इनसे तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा अलॉटमेंट पर, क्योंकि इनका पैसा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। सी वालों को मैं ऑलरेडी मना कर चुका हूँ, इनके पास तो कोई शेयर्स ही नहीं, तो मैंने इनसे अलॉटमेंट मांगी भी नहीं, ठीक है, मैंने इनसे अलॉटमेंट मांगी नहीं। अब मैंने किससे पैसे मांगे, अब मैंने सिर्फ ए कैटेगरी वालों से बोला कि लाओ जी 1,20,000 रुपया दो। तो आप मुझे जरा बताओ बेटा, अब ए ने आपको कितना पैसा देना है, 1,20,000 रुपये देना है, 1,20,000 रुपीज इन्होंने आपको अलॉटमेंट का देना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि जी आपके पास सिर्फ 1,08,000 रुपीज ही रियलाइज हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, सिर्फ 1,08,000 रुपया आया है अलॉटमेंट पर आपके पास। तो 1,20,000 के बदले में सिर्फ 1,08,000 रुपया ही रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है, जबकि अलॉटमेंट ड्यू हुई थी 1,20,000 रुपये पर। तो इसका मतलब कितना अमाउंट आपके पास नहीं आया, आपके पास कितना अमाउंट जो है नहीं आया बेटा इस कॉल में, आपके पास 12,000 रुपीज नहीं आए बेटा, आपके पास 12,000 रुपये नहीं आए। ये हमारा कॉल्स इन अरियर है, और ये जो कॉल्स इन अरियर है ये कौन सी कैटेगरी वालों का है, ये ए कैटेगरी वालों का है, क्योंकि बी का तो पैसा पहले ही मेरे पास आया हुआ है, पिछली बार ही आ गया था एक्स्ट्रा अमाउंट, तो मैंने उसी को एडजस्ट कर लिया। ए कैटेगरी वालों ने 12,000 रुपए मुझे इस बार नहीं दिए। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये क्वेश्चन यहां तक अगर आपने समझ लिया तो अब आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलो अब देखो, बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन देखते हैं फिर से। 1,08,000 वाज रियलाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ये बात समझ में आ गई कि 1,08,000 रुपए किसने दिया हमें, ए कैटेगरी वालों ने। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी में जो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है ये उससे अलग है,
यानी इसमें वो अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है जो मेरे पास एक्सेस आ गया। यहां देखो, ये जो मेरे पास एक्सेस अमाउंट आया था 60,000 रुपया, इसमें इस 1,08,000 रुपए में वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी ए वालों का पैसा आया है। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब उसने ये समझाया हमें। अब देखो बेटा, आगे देखो। एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। और कॉल में क्या हुआ, मेरे पास 2,50,000 रुपीज रिसीव हुए। अब देखो जरा, ध्यान से समझो, अब जरा ध्यान से समझो। ये तो बात हो गई अलॉटमेंट की, ये तो हमने बात करी बेटा अलॉटमेंट की। अब अगर हम लोग कॉल की बात करें, ये वाली कॉल की बात करें, तो कॉल पर मैंने कितना पैसा मांगना है, 5 रुपीज। अब क्योंकि अब मेरे पास किसी का कोई एक्सेस अमाउंट बचा ही नहीं, जितना एक्सेस अमाउंट था वो पूरा का पूरा मेरे पास रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो जितना भी मेरे पास एक्सेस अमाउंट था पूरा का पूरा मेरे पास एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट में। अब मेरे पास किसी का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ा हुआ, जितना एक्स्ट्रा पैसा था वो मेरा पहले ही एडजस्ट हो गया। अब मैं फाइनल कॉल कर रहा हूं 5 रुपए की। तो अब मैं ये फाइनल कॉल किससे कर रहा हूं बेटा, किससे ये पैसे मांग रहा हूं, मैं ए और बी दोनों से मांगूंगा, यानी टोटल 60,000 शेयर्स पे। अब ये तो हो गई थी बात अलॉटमेंट की। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉल की बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आप कितने पैसे मांग रहे हो, आप ए और बी से मिला करके 60,000 शेयर्स हैं जिनके पास, उनसे 5 रुपए मांग रहे हो बेटा, उनसे ये 5 रुपीज मांग रहे हो फाइनल कॉल का। तो कितना पैसा बनता है, तो इनका बनता है बेटा 3 लाख रुपया, इनका बनता है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपया बनता है इनका बेटा। लेकिन अब इस 3 लाख रुपीज में से आपके पास आ कितना आ रहा है, इसमें से आपके पास आ रहा है 2,50,000, जो कि हमें क्वेश्चन बोल रहा है बेटा हमारे पास जो ड्यू हुआ था फर्स्ट कॉल में वो 3 लाख रुपीस था। बट जो हमें रिसीव्ड हुआ है, कितना रिसीव हुआ, यहां देखो 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल में हमें 2,50,000 रुपीज ही रिसीव हुआ। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपने इस तरह से ये काम किया। अब देखो, अब यहां पर भी आपका एक 50,000 रुपीज का क्या आ गया बेटा, कॉल्स इन अरियर आ गया, कॉल्स इन अरियर आ गया। चलिए, तो कॉल्स इन अरियर मेरे पास यहां पर भी 50,000 का आ गया। इसमें इसमें दोनों कैटेगरीज के लोग होंगे कॉल्स इन अरियर में, ए कैटेगरी वाले भी होंगे और बी कैटेगरी वाले भी होंगे। कौन कौन कितना कितना अभी नहीं मालूम हमें। इस वाले कॉल्स इन अरियर में, इस वाले 12,000 रुपए में तो हमें क्लियरली पता था कि सिर्फ ए कैटेगरी वालों का पैसा है जो नहीं आया, क्योंकि बी का तो बाई चांस पहले ही पूरा आ चुका था, तो इनका तो कोई कॉल्स इन अरियर हो ही नहीं सकता था। सिर्फ ए कैटेगरी वालों का यहां पर कॉल्स इन अरियर था। लेकिन यहां पर ए और बी का दोनों का मिला करके कॉल्स इन अरियर है। तो अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी को कैसे पता चलेगा, देखो the directors decided to forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। तो अब क्या किया कंपनी के डायरेक्टर्स ने, ये जो डिसीजन होता है बेटा कंपनी के डायरेक्टर्स ही लेते हैं। ठीक है, कि किसके कितने शेयर्स फॉरफिट करने हैं, वो डिसीजन कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, जो अलॉटमेंट का टाइम हुआ था, अलॉटमेंट वाला, ये वाला, ये जो अलॉटमेंट हमने करी थी, तो इस अलॉटमेंट के टाइम पर जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर जिन लोगों का पैसा नहीं आया, हम उनके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस कैटेगरी में जो पैसा नहीं आया था, हम सिर्फ उन्हीं के ही शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, यानी ए कैटेगरी वालों के शेयर्स को हम लोग फॉरफिट करने वाले हैं। तो कितने शेयर्स फॉरफिट करने पड़ेंगे, मुझे ये भी जानना पड़ेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि ए कैटेगरी वालों के शेयर्स को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, इसका अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसको अभी हम लोग वेट करेंगे, शायद इनका पैसा आ जाए। लेकिन जिन्होंने अभी तक अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, हम उनके शेयर्स को फॉरफिट करना चाहते हैं, ये डायरेक्टर्स ने बोल दिया। तो अब कितने शेयर्स ऐसे हैं जो कि फॉरफिट हो रहे हैं, तो देखो बेटा उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। उसके लिए अब आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है, देखो पहले मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि मुझे फॉरफिट करने हैं, फॉरफिटेड। ठीक है, कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है उसका एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना। जितना भी मेरे पास अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड है बेटा, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड है, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा
अलॉटमेंट मनी कितने की थी उस अमाउंट से। तो यहां पर लिखा मैंने अलॉटमेंट मनी पर शेयर, अलॉटमेंट मनी पर शेयर। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हुए थे। आई बात समझ में। तो अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, तो मेरे पास अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया था बेटा, मेरे पास 12,000 रुपीज नहीं आया था। तो इसका मतलब 12,000 रुपीज जो मेरे पास अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितनी थी। तो अलॉटमेंट पर आपको 3 रुपीज लेने थे बेटा, अलॉटमेंट आपको 3 रुपीज लेने थे। तो इसका मतलब 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनका पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ था। आ गई बात समझ में। तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट निकालने का फॉर्मूला क्या लगाया हमने यहां पर कि अलॉटमेंट मनी जो हमारे पास रिसीव नहीं हुई बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना था। तो हमारे पास 4,000 शेयर्स का पैसा ऐसा है जो कि अलॉटमेंट पर नहीं आया था। अब हम इतने ही शेयर्स को फॉरफिट करने वाले हैं, अब हम 4,000 शेयर्स को ही फॉरफिट करने वाले हैं। तो इतनी बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब 4,000 शेयर्स को हमें यहां पर फॉरफिट करना है, उसके लिए एक एंट्री कर लेते हैं। तो चलिए उसकी एंट्री करते हैं बेटा यहां पर। तो चलिए अब मुझे यहां पर पता चल गया कि मुझे 4,000 शेयर्स को फॉरफिट करना है, 4,000 शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो इसका मतलब जो मेरा शेयर कैपिटल कम होगा, तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा शेयर कैपिटल होगा इन 4,000 शेयर्स का वो मुझे यहां पर कम करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब कितना अमाउंट यहां पर मेरा ऐसा था जो मैं शेयर कैपिटल में डाल चुका हूं बेटा, बड़ा ध्यान से समझना है आपको। देखो हमने कॉल्स कहां तक कर ली, हमने तो पूरी कॉल्स कर ली सर, हमने फाइनल कॉल भी कर ली थी, हमने फाइनल कॉल भी कर ली थी। तो हमने हमने क्या किया था, इन सबके शेयर्स का कैपिटल 10 रुपीज से बढ़ा दिया था। तो पूरा का पूरा कॉल्स कर लिया। तो जितना भी हम लोग कॉल कर चुके होते हैं, जितना भी पैसा हम लोग मांग चुके होते हैं, उतनों को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके होते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा 10 रुपीज यहां पर ट्रांसफर कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर मेरे पास 40,000 रुपीज से शेयर कैपिटल को कम करना पड़ेगा। 40,000 रुपीज कैसे आया बेटा, 4,000 शेयर्स पर आपने 10 रुपीज ऑलरेडी मांग चुके थे। ठीक है, तो 10 रुपीज आप इनके शेयर कैपिटल में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके थे। तो वो 40,000 रुपये अब आपको वापस बैक करना है, आपको इनके शेयर्स को कैंसिल करना है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, पहली बात। फिर अब आपके पास कितना पैसा रिसीव हो गया था वो हमें यहाँ पर फॉरफिट करना है। फॉरफिट का मतलब उस पैसे को हम लोग रख लेंगे, जब्त कर लेंगे। वो पैसा कितना आया था जो हमारे पास आया था, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और कितना पैसा मेरे पास आ चुका है इन लोगों का, तो देखो बेटा इन्होंने मुझे अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, इन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 रुपीज दिए थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 रुपए मुझे अभी तक पे किए थे। बाकी का तो पैसा मेरे पास आया ही नहीं, क्योंकि ये पैसा नहीं आया तभी तो मैं इनके शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं। तो इसका मतलब मेरे पास इन 4,000 शेयर्स का सिर्फ 2 रुपए आया था बेटा, सिर्फ 2 रुपए आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैं उस 2 रुपीज को, यानी 4,000 शेयर्स पर वो जो 2 रुपीज है उसी को ही तो जब्त कर पाऊंगा, उसी को ही तो फॉरफिट कर पाऊंगा। यानी 8,000 रुपीज मैंने इनका फॉरफिट कर लिया, 8,000 रुपीज मैंने फॉरफिट कर लिया। बाकी का जो अमाउंट है वो इनका कॉल्स इन अरियर है बेटा, बाकी का अमाउंट है इनका कॉल्स इन अरियर अकाउंट है, यानी वो पैसा जो नहीं आया। तो वो कितना अमाउंट हो गया वो मुझे बैलेंसिंग फिगर से पता चल रहा है। यहाँ पर मुझे आराम से बैलेंसिंग फिगर से पता चल रहा है कि 40,000 रुपीज मैंने इन पर ड्यू किया था, जिसमें से सिर्फ 8,000 रुपीज आया। बाकी का जो अमाउंट है वो है 32,000 रुपीज। ये 32,000 रुपीज मेरे पास नहीं आया, तो मैंने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो बीइंग 4,000 shares forfeited on non-payment of allotment and first and final call। तो इस तरह से आपका ये एंट्री
पूरा होगा बेटा, राइट। अब आपको इस बेसिक सी छोटी सी एंट्री को समझाने के लिए मैंने ये पूरी रामायण महाभारत सब कुछ एक ही बार में समझा दिया, आपको सब कुछ एक ही बार में समझा दिया। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन डिटेल में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपको बेटा अभी जरा सा भी डाउट है इसमें, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप सही में मेरे इन वीडियोस को फॉलो करते हो तो आज मेरी इस बात को जरूर मानना। अगर आपको जरा सा भी डाउट बचा है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके समझें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगने लगेंगे आपको। लेकिन अगर यहाँ पर आज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो बेटा आगे के क्वेश्चंस आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे, और ज़्यादा मुश्किल होंगे आपके लिए। बस मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर जरा सा भी डाउट है तो एक बार फिर से दोबारा से देखें, 2 बार में समझ नहीं आया तो तीसरी बार देखें, 101% तीसरी बार में समझ में आ जाएगा। अगर 2 बार में नहीं आया तो पहली बात तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया, आपको फर्स्ट टाइम में समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे कहीं कुछ कंसंट्रेशन कहीं वीक रह गई होगी, अगर कहीं पर ध्यान नहीं रहा होगा आपका, तो आप उसको एक बार सेकंड टाइम जरूर देखें, उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। आपको ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग आगे जा करके बड़े क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेकर के आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।